नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि डील की है। तो देखिए, भारत जो है अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने जा रहा है इंडोनेशिया को। और भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब में है, जो कि भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा ऐसा आसियान देश बन जाएगा जो कि इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा भारत से, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको आप चाहे ज़मीन से छोड़िए, चाहे समुद्र से छोड़िए, चाहे हवा से छोड़िए, मतलब हर जगह से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और ब्रह्मोस को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस यानी कि रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया है। और ये वाली लाइन जो आखिरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछी गई है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है। तो ये देश आपका रूस है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर विकसित किया है। अगला कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको आप CII भी कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहते हैं, तो इसके पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, बिहारी में जो आपके CII के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास, इनको सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको ये पुरस्कार 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम द्वारा प्रदान किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में अभी हाल ही में जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ ली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 34, यानी कि 34 न्यायाधीश होते हैं। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है इन 34 में। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है संजीव खन्ना, इन्होंने अभी हाल ही में के विनोद चंद्रन को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए। और देखिए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा टोटल 33 अन्य मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये संख्या कम थी लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है और जो कोर्ट की कार्य क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए भाई जजों की संख्या तो जो है बढ़ानी पड़ेगी। चौथा है कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आपको बता दें जो डेविल स्ट्राइक अभ्यास है ये भारत की लगभग सभी जितनी भी सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है, तो इन तीनों के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। और इसका उद्देश्य है युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, यानी कि अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो हम कैसे तीनों सेनाएं मिलकर जो है एक साथ उसका मुकाबला करें। और देखिए, ये जो डेविल स्ट्राइक अभ्यास है ये भारतीय सेना के द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन हो रहा है। और एक चीज़ और है जो आपका ये डेविल स्ट्राइक अभ्यास है ये भारत के उत्तरी सीमाओं में हो रहा है। यानी कि जो इंडिया का ये मैप आप ले लेंगे, ठीक है, तो एक टेम्पररी मैप बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपका ये इंडिया है, तो इंडिया के मैप के जो है जो उत्तरी भाग है मैप में देखिए, यानी कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वो स्पेशली देखिए, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो इधर ही से अटैक होगा। इसलिए इसी क्षेत्र में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत की उत्तरी सीमाओं में 16 से 19 जनवरी तक, याद रखिएगा, डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किया गया भारत के सभी सशस्त्र बलों के बीच में। और पांचवा कि हाल ही में इसके दौरान साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया।
तो देखिए जो ये साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी कि CSGC 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है भारत का, इसने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 का दूसरा संस्करण जो है लॉन्च किया और इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। और छठवां प्रश्न है कि कनुमा पाडुंगा महोत्सव 2025 की तिथि को मनाया गया। तो देखिए जो कनुमा पाडुंगा महोत्सव 2025 है ये 15 जनवरी को मनाया गया और ये हर साल जो मकर संक्रांति होता है उसके अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को ये कनुमा पाडुंगा महोत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व क्या है आइए जानते हैं और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो कनुमा पांडुंगा महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो देखिए ये भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि मकर संक्रांति त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। और ये मकर संक्रांति के अगले दिन हर साल मनाया जाता है जो कि पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए समर्पित है। यानी कि गाय और बैलों की पूजा होती है इस कनुमा पाडुंगा महोत्सव 2025 में। क्यों होती है, इसका हमारा इतिहास क्या है। देखिए ये त्यौहार गोवर्धन पूजा से संबंधित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का सम्मान किया जाता है जब उन्होंने बाढ़ से ग्रामीणों और पशुओं की जो है रक्षा की थी। तो आपने देखा होगा कि एक बार जो है गोकुल में बाढ़ आ गई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उसके नीचे जो है सभी गोकुलवासी जो है शरण लिए थे। और इसी चीज़ को याद करने के लिए और जो हमारे गाय और बैल हैं जो कि हमारे धार्मिक पशु हैं जिनकी पूजा की जाती है हमारे धर्म में, तो उनको महत्व देने के लिए ये कनुमा पाडुंगा महोत्सव मनाया था हर साल 15 जनवरी को। सातवां की हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। देखिए वैसे तो इस्कॉन मंदिर बहुत सारी जगहों पे है लेकिन अभी नवी मुंबई में एक नया मंदिर बनकर तैयार हुआ जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने भी हाल ही में किया 15 जनवरी 2025 को। मुंबई के खरघर में ही बना है ये मंदिर और ये जो है इसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। तो श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस मंदिर का नाम है और ये मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बना है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। अब देखिए सवाल एग्जाम में क्या बनेगा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर अभी हाल ही में किस स्थान पर बनाया गया। तो ये बनाया गया है कहाँ पे, मुंबई के खरघर में और इसको 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इस मंदिर का नाम क्या है, देखिए एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है इसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका एक ब्रांच है जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो जो आपका NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, सवाल ये है कि इसने यूनाइटेड अरब अमीरात में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI लेन देन को सक्षम करने में सहयोग के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात स्थित किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। तो देखिए UAE की इस कंपनी का नाम है मैग्नेटी। तो मैग्नेटी के साथ जो है अभी हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में टाई अप किया है ताकि जो इंडियंस वहाँ पे घूमने जाएं UAE में उनको UPI के माध्यम से भी पेमेंट करने का सुविधा मिले। तो इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए UAE में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन को सक्षम बनाना है। UPI स्वीकार्यता की शुरुआत दुबई ड्यूटी फ्री से होगा, बाद में इसको मॉल्स में या फिर बड़े बड़े जो वहाँ पे प्रतिष्ठान है वहाँ पर भी पेमेंट के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि हमारे भारत का जो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये अब धीरे धीरे सभी देशों में फैल रहा है और वाकई ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। बैंकों में लाइन लगाने से जो है थोड़ा सा राहत मिल गई है। पहले क्या था कि अगर 10,000 रुपये भी निकालने हैं तो ATM से निकालिए, नहीं तो ATM में अगर सुविधा नहीं है तो आप बैंक में जाके लाइन लगाइए घंटों। तो खैर UPI से 1 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से लोग जो है कितने लोग सहमत हैं कि UPI बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की शॉर्ट सेलिंग फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, इस पर ताला लगने जा रहा है, यानी कि ये कंपनी बंद होने जा रही है।
तो देखिए अमेरिका की कंपनी है हिंडनबर्ग, और ये बहुत ही बदतमीज़ टाइप की कंपनी है। ये करती क्या है कि जो भी उभरता है अमेरिका, देखिए अमेरिका चाहता है कि हमारी कंपनियां ही इस दुनिया में टॉप पर हैं, जैसे हमारा अमेज़ॉन हो गया या फिर जितनी भी कंपनियां हो गई। तो ये क्या करता है, बाकी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उसके बारे में गलत रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित करवा देता है। और इस काम के लिए अमेरिका क्या करता है, कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनियों टाइप की जो है कंपनियों से मदद लेता है। देखिए इस कंपनी ने अभी हाल ही में चर्चा में ये थी जो है, जो हमारे भारत के गौतम अडानी हैं, इनकी कंपनियों पर जो है इसने आरोप लगाया था कि ये फ्रॉड है, धोखेबाज है, ये कंपनी डूबने वाली है। तो उसके बाद थोड़ा सा शेयर मार्केट में शेयर जो है गिर गया था अडानी का। तो आइए इस चीज़ को पूरी तरीके से जानते हैं कि ये आखिर कंपनी है क्या। देखिए एक व्यक्ति है नेथन एंडरसन, यहाँ पे इसकी फ़ोटो दिख रही है। इसने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी 2017 में, और ये बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती थी, लेकिन ये खुद चुट्टा कंपनी है। यानी कि ये खुद चोरी करती है, पैसे के लिए गलत रिपोर्ट लगाती है ताकि दूसरी कंपनी बर्बाद हो, हमारे देश की कंपनी आगे बढ़े। देखिए इस फर्म ने निकोला अदानी समूह और आइकॉन एंटरप्राइजेज जैसे घोटालों का पर्दाफाश किया, जिससे बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। खैर देखिए कहने का मतलब है कि ये अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए दूसरों का, जैसे मैं ही बता दूं, जैसे मान लीजिए होता नहीं गांव में होता है, अगर कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर आता तो गांव के अगल बगल में पूछता है भाई फलाने का लौंडा क्या करता है। तो लोग उसमें कुछ ऐसे होते हैं बियाह कटवा, तो वो क्या कहते हैं, अरे दादा वो तो बहुत बढ़न छिनार बा, वो तो बहुत बढ़न पियक्कड़ बा, मतलब जो भी है, मतलब उसके बारे में इतने अवगुण गिरा देते हैं कि जो वहाँ शादी विवाह के लिए आते हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेके, वो छोड़कर भग जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का काम था इस व्यक्ति का, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नेथन एंडरसन, और इसकी कंपनी का नाम क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च। और गलत लोगों का देखिए क्या है कि भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होता है, एक न एक दिन उनका अंत होता है। तो इस हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का भी अंत हो गया है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कंपनी बंद हो जा रही है। और 10वां प्रश्न है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2026 तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए भारत जो है जापान को 2026 तक पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको बता दें भारत 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और ये जानकारी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी है हाल ही में। और ये सकारात्मक दृष्टिकोण, मजबूत जीडीपी वृद्धि और राजनीतिक नीतिगत सिफारिशों पर आधारित है, जो कि आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि भारत 2026 तक यानी कि अगले साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान को पछाड़ कर बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।